हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन के आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी में ही कुछ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल पॉइंट्स इन सब के बारे में, जैसे मेरा सेंट्रॉइड हुआ, सरकम सेंटर हुआ, आर्थो सेंटर हुआ, हम पढ़ेंगे। वैसे आप सबको ये सब एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, सबको आता होगा मानता हूँ, पर सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए आना बहुत ही ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में हमारा सबसे पहले होता है स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, नाउ इन स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने नाम रख दिया है। ए जिसकी साइड लेंथ है, बी साइड लेंथ, यहाँ पे सी साइड लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, मेरा इनकी जो साइड्स हैं वो सारे के सारे अनइक्वल्स होते हैं, मतलब इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, ये 1 2 3 इस तरीके से। और एंगल ए बी सी आर डज नॉट इक्वल्स, मतलब इनमें से कोई भी एंगल इक्वल नहीं हो सकता। ये होती है मेरी स्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। आप सबको पता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। ये होता है मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल ए बी सी, इन तीनों एंगल में से कोई ना कोई एक 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, ओवरऑल मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ रखा है। बस मैं आप सबको रिवाइज करा रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ। तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, दो साइड इक्वल्स होती हैं और उनके अपोजिट वाली जो एंगल्स होती है ना, वो भी बराबर होती हैं। तो ये होता है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे ये ए बी और बी सी ये बराबर है, तो इनके इसके सामने वाली साइड थीटा, ये वाली एंगल थीटा, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसे भूलना मत। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है। ओके, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, जिसकी सारी की सारी एंगल्स 60 डिग्री होती हैं और ये सारे साइड्स बराबर होते हैं। ओके, तो अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी इजी होते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल में क्या, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। इसमें मेन प्रॉपर्टी मुझे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और ये वाली लेंथ बराबर होंगी। ये कोई ओ है जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ मेरी और ये वाली लेंथ और ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, मतलब इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो डायगोनल होती हैं ये सब इक्वल्स होते हैं मेरे। अब बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस भी एक तरीके का स्क्वायर होता है, बस यहाँ की ये जो 90 डिग्री होती है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होती। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखें। यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये भी एक दूसरे के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके, नाउ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल्स भी होते हैं। ओके, पैरेललोग्राम में इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये पैरेलल होते हैं इसके अपोजिट साइड्स। और ट्रेपेजियम की बात करें तो इसकी दो साइड्स होती हैं वो जो कि पैरेलल होती हैं, ये वाली दोनों साइड से पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड अनपैरेलल होती हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं होती हैं। ये होता है मेरा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। मान लिया मैंने इसकी हाइट h है और ये a है और ये b है, और मेरे को इस ट्रेपेजियम का अगर एरिया लिखना है तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इनका सम मतलब a प्लस बी
इनटू हाइट। ओके, ये होता है मेरा ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला। अब एक और क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम काइट कहते हैं, और काइट में क्या, ये ऊपर की जो दोनों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, और नीचे की दोनों साइड्स होती हैं ये भी बराबर होती हैं, और मैं इनके डायगोनल्स बनाऊं, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बनाऊं तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, तो ये थी हमारी क्वाड्रिलेटरल की बात। अब हम आगे कुछ बात करते हैं। हाँ, आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सुना ही होगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार, बस ऐसे ही। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मेरा, ये कोई एक सर्कल है, बन नहीं रहा सर्कल सही से, कोई नहीं फिर से बनाते हैं। ये मेरा एक कोई सर्कल है, थोड़ा देख लेना। अब ये मेरा कोई सर्कल है, यहाँ पे मैंने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसके अंदर सर्कल के अंदर मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, यूं ही ऐसे ही कोई सा भाई बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है सर्कल के अंदर, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी मान लिया मैंने ये कोई एंगल है अल्फा, ये कोई एंगल है बीटा, ये कोई एंगल है गामा, ये कोई एंगल है डेल्टा। तो इसकी लेंथ प्रॉपर्टी मेरे को क्या याद रखना है, कुछ भी नहीं, बस ये याद रखना अपोजिट साइड के जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। ओके, इनका जो सम होगा वो 180 होगा, और इनका सम ये भी 180 होगा। तो मतलब सारे एंगल्स का जो सम होगा वो मेरा 360 होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री, और इनके जो अपोजिट्स एंगल है उनका सम 180 के बराबर होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये था मेरा क्या, ये था मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में ही रखिएगा आप। हम बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट की, जैसे कि सर्कम सेंटर हुआ। सर्कम सेंटर मेरा क्या हुआ, एक कोई सर्कल है बड़ा सा, उसके बीच में एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है जो कि ABC है। ओके, अब इस जो ट्रायंगल है, मैंने मान लिया ये ABC है, ये सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब है, यहाँ तक ये सर्कल का एक सेंटर है, मान लिया ये पॉइंट O है। अब मैं O से A की लाइन ज्वाइन करता हूँ तो OA, ये OA और ये OB और ये OC। सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है, मेरा जो OA है वो बराबर होगा OB के, और ये बराबर होगा OC के। मतलब क्या, ये वाली और ये वाली, ये तीनों जो साइड्स होंगी, इन तीनों की जो लेंथ होंगी वो बराबर होंगी, मतलब OA बराबर OB बराबर OC। तो ये मेरा ट्रायंगल ABC है, सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब है जिसका सेंटर O है, और O से जो इनकी वर्टेक्स की जो डिस्टेंसेस है वो बराबर होंगी, ये मेरा सर्कम सेंटर में आता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, यहाँ से भी मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से भी ड्रॉ किया। अब क्या है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये मान लिया M है, ये मान लिया मैंने N है, ये मान लिया मैंने K है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, कट कर रही है। तो मेरा क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा है, M पॉइंट को क्या कहेंगे, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है ये बराबर होंगी, ये वाली लेंथ बराबर होंगी, और ये वाली लेंथ बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहां पे ये गिर रहा है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये जो O पॉइंट है ना, O पॉइंट को ही हम कहते हैं इट्स अ सर्कम सेंटर, O पॉइंट ही होता है मेरा सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर हम O पॉइंट को कहते हैं, ये हुआ मेरा सर्कम सेंटर। अब बात करते हैं आगे सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड भी इजी है। सेंट्रॉइड बेसिकली आप लोग मीडियन जानते हैं, मीडियन क्या होता है, मीडियन बताता हूं। सेंट्रॉइड की बात करें तो ये कोई मेरा एक ट्रायंगल है, ये मेरा कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई मेरा एक ट्रायंगल है।
मान लिया ए है, बी है, ये सी है। अब सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन, मीडियन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, दो मीडियन, दो वर्टेक्स से जो मीडियन, मैंने मान लिया ए का जो मीडियम है ये, मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो, और ये पॉइंट मैंने मान लिया एम, तो ये एम क्या है, एम एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इस लाइन ए एम को हम क्या कहेंगे, मीडियन, इस लाइन ए एम को क्या कहेंगे, मीडियन। अब मैंने बी से भी एक मीडियन ड्रॉ किया, मैंने मान लिया एन है और ये इक्वल है, ओके। अब ये इक्वल है, ये एन पॉइंट क्या है, मीडियन है, तो ये जो बी एन है ना, इस लाइन को भी हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। अब ये दोनों मीडियंस, ये ए पॉइंट से एक मीडियन, ये बी पॉइंट से एक मीडियन, अब ये दोनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट को क्या कहूंगा, सेंट्रॉइड। अरे यही है सेंट्रॉइड, समझ में आया, इसे ही कहते हैं सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। जी एक पॉइंट है जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, जी से सेंट्रॉइड को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये जो एजी इज टू जीएम है, मतलब इसका रेशियो, इसका, ये मेरा 2:1 के रेशियो में होता है, ये मेरा 2:1 के रेशियो में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अगर दो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे सेंट्रॉइड कहेंगे अपन, और ये जो सेंट्रॉइड है वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसी में कुछ आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, अब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से जोड़कर एक ट्रायंगल बनाया, ये वाली ट्रायंगल, सॉरी, ये वाली एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये पॉइंट कुछ भी मान लो, मान लेते हो के मान लेता हूँ, ठीक। तो अब ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, अब मेरे को अगर इस पूरे का, ये जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ BGC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बात करते हैं सेम इसी तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया 1/3 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। अब यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब मैंने क्या बोला, ये पॉइंट मैंने मान लिया है x1, y1, ये पॉइंट मैंने मान लिया है x2, y2, ओके। और ये पॉइंट C दे रखा है x3, y3। अब अगर मेरे को सेंट्रॉइड निकालना है, तो जो मेरा सेंट्रॉइड निकालने का, अगर मेरे को सेंट्रॉइड निकालने का कोऑर्डिनेट, मुझे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गई मेरी बात क्लियर, सब कुछ हो गया। अभी बचा है क्या, अभी एरिया बचा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/3 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, सॉरी। तो अगर मेरे को इस वाले ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो पूरे के एरिया का 1/3 मेरा ये वाला एंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया होगा, और ये बराबर होगा किसके, इस वाले ट्रायंगल के एरिया का। और ये वाला कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, और ये वाला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
AGC, AGC। तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं याद करना है। ये होता है, जो भी सेंट्रॉइड होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ टू मीडियम, टू मीडियन, टू मीडियंस। और बेसिकली इसमें क्या देखना है मेरे को, यहाँ पे जो सेंट्रॉइड पॉइंट होगा जहां पे ये कट करेगा वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, और मेरे को अगर इसका कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो अपन जी की कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ओके, तो ये था मेरा सेंट्रॉइड। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं अपन ऑर्थो सेंटर की। मेरा सरकम सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। अच्छा, सेंट्रॉइड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जैसे सेंट्रॉइड मेरा था इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियंस, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शंस ऑफ एल्टीट्यूड। तो ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर, इसको अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। ये है मेरा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बेसिकली होता है इंटरसेक्शंस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, आप सबको पता है, एल्टीट्यूड बेसिकली परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड। जैसे ये मेरा कोई एक ट्रायंगल है ABC, मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा कहलाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, मान लिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया AM, ये कोई पॉइंट M है, ये है मेरा एल्टीट्यूड। अब B पॉइंट से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये है मेरा पॉइंट N। ठीक, अब यहाँ पे ये जो दोनों का पॉइंट का इंटरसेक्शन है, ये होता है मेरा ऑर्थो सेंटर। ये है मेरा ऑर्थो सेंटर H। ठीक है, तो ये था मेरा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शंस ऑफ एल्टीट्यूड। सेंट्रॉइड क्या था, इंटरसेक्शंस ऑफ मीडियन। और सरकम सेंटर क्या था, एक पॉइंट O था, जो कि OA = OB = OC था। आप सबने बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान से रखना और ध्यान से पढ़ाई करना। ओके, तो आगे बात करते हैं। तो ये था मेरा इंटरसेक्शंस ऑफ एल्टीट्यूड। अब कुछ और देख लेते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड है, तो ये C का भी, जाहिर सी बात है, C का भी एक एल्टीट्यूड रहा होगा। यहाँ पे C का भी एल्टीट्यूड है, तो तीनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो मेरा होता है H, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब अगर मुझे कोई पूछे इस ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो मैं कहूँगा पॉइंट H। ठीक है भाई, तो अगर मेरे से कोई पूछे ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल BHC, इस वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताओ, तो मैं कहूँगा ये है मेरा ऑर्थो सेंटर। कुछ भी नहीं, ये वाला ट्रायंगल की बात करें तो इसके सामने वाली वर्टेक्स जो होगी वो होगा इसका ऑर्थो सेंटर। और अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये होगा इसका ऑर्थो सेंटर, और ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये होगा इसका ऑर्थो सेंटर। ओके, गॉट इट। सो एक पॉइंट और है छोटा सा, बस वैसे तो खत्म हो गया है सब कुछ। यहाँ तक जो भी कुछ ना समझ में आया हो आप बेधड़क होके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ तक आपको, अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो। अब एक सिंपल सी चीज़ है, वैसे तो जहाँ तक हो सका था मैंने सब कुछ बता दिया, जहाँ तक पॉसिबल था। अब एक चीज़ और है, जैसे ये तीनों कोलिनियर अगर हो जाते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। ये तीनों कौन, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड। ये मेरा G सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट करता है, C सरकम सेंटर रिप्रेजेंट करता है, और H ऑर्थो सेंटर रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर मैंने मान लिया, सॉरी दिस इज O रिप्रेजेंट करता है मेरा सरकम सेंटर को, तो अगर मैंने मान लिया कि ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कोलिनियर का मतलब ये होता है कोई एक ऐसी लाइन हो जहां पे वो तीनों लाई कर जाएं। ये एक ही लाइन हो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट लाई कर जाए, वो होता है मेरा कोलिनियर। और कोलिनियर में मान लिया मैंने ये तीनों कोलिनियर आ जाए, जैसे यहाँ पे H आ जाए, यहाँ पे G आ जाए, यहाँ पे O आ जाए,
अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है मतलब इफ एच जी ओ आर इन कोलीनियर ओके, तो ये जो जी पॉइंट है ना ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं सच दैट क्या एच जी इज टू 0 इक्वल टू 2:1। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप याद रख सकते हो। ओके, तो वो था मेरा ऑर्थो सेंटर हमने पढ़ लिया, सर्कम सेंटर पढ़ लिया, सेंट्रॉइड पढ़ लिया और इन तीनों को मिला के एक कोलिनियरिटी की कंडीशन देख ली मैंने। अब हम बात करते हैं इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है? हमारा एक होता है इन सेंटर, होता है एक एक्स सेंटर होता है। इन सेंटर क्या होता है? बेसिकली कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये कोई एक ट्रायंगल है, मेरा ये एक सर्कल है, इनके साइड्स को टच करता हुआ ये कोई एक सर्कल है, ये कोई एक पॉइंट आई है। इन सेंटर से देखो, इन सेंटर से मुझे सीधा मालूम हो रहा है इन सेंटर मतलब सेंटर अंदर में रहा होगा, ये कोई ट्रायंगल है उसके अंदर कोई सेंटर रहा होगा जिसको हम इन सेंटर के नाम से कहते हैं। अब ये होता क्या है? बेसिकली ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है। अब मैंने ए से कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, बी से भी कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की और सी से भी कोई एक लाइन ड्रॉ की और ये तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। कमाल की बात क्या है कि ये जो एंगल है ना ये भी बराबर है। जैसे ये c/2 है, ये भी c/2 है। अगर ये पूरा एंगल a है तो ये भी a/2 है, ये a/2 है और ये b/2 और ये भी b/2। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है ना और किसी एक पॉइंट से पास हो रही है तो अपन क्या कहेंगे कि ये मेरा इन सेंटर है, इसी पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस साइड पे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ओके, यहाँ से भी ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री बनाएगा सेंटर से। अब ये मेरा सेंटर है, ये आई पॉइंट है जिसको हम इन सेंटर कहते हैं। अब ये मान लेता हूँ ये कोई रेडियस आर रही होगी, जाहिर सी बात है इसकी भी रेडियस रही होगी, ये एक सर्कल बना रहा है। तो यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है आर, ये हम कैसे लिखते हैं? आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हेरोन्स फॉर्मूला, जिसमें होता है डेल्टा क्या होता है मेरा? डेल्टा होता है a + b + c, नहीं s होता है, s क्या होता है? a + b + c/2 और उसमें डेल्टा होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मेरा ये जो रेडियस होता है ना, उस रेडियस का फॉर्मूला r = डेल्टा/s। इसका प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे तो इसका प्रूफ क्लास 11th के SOT नामक चैप्टर में पढ़ाया जाता है, SOT सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें भी पढ़ाया जाता है ये। तो मैं तो बस यूं ही ऐसे ही बता रहा हूँ जानकारी के लिए। यहाँ की जो रेडियस होती है, इन सेंटर की जो रेडियस होती है वो डेल्टा = s होता है। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। s क्या होता है? a + b + c/2, दैट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब बात करते हैं कि ये इन सेंटर, अगर ये मेरा कोई पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है मेरा x2, y2 और ये कोई पॉइंट है x3, y3। तो मेरे को अगर I लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये मेरा ये साइड होता है A, B के अपोजिट वाली साइड मान लिया मैंने B और C के अपोजिट सामने वाली साइड मान लिया मैंने C। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, कॉमा ऐसे y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं अपन। क्या लिखेंगे? ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। तो ये है मेरा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। तो अपन यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब ये मेरा क्या था? इन सेंटर, ये था इन सेंटर। अब बात करते हैं एक्स सेंटर की। एक्स सेंटर में क्या होगा? एक्स सेंटर में कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे रेडियस अंदर थी, एक्स सेंटर में बाहर होगी। तो मैं फिर से डायग्राम नहीं बनाने वाला हूँ,
मैं तो बस फॉर्मूला लिख दूंगा, आप लोग उसको देख के पढ़ लियो, रट लियो, जितना हो सके उतना इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ खास तो नहीं बट हाँ इम्पोर्टेंट तो है ही, तो कुछ छोड़ना तो है नहीं अपने को, तो सब पढ़ना है। ठीक। एक्सटर्नल सेंटर, एक्सटर्नल सेंटर, एक्सटर्नल सेंटर चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा। ये कोई है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ को मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब बाहर कैसे हो सकता है सेंटर? अंदर कैसे था सेंटर? अंदर तो यहाँ पे था सेंटर, अब बाहर कैसे हो सकता है सेंटर? इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये वाली लाइन एक्सटेंड किया, और ये वाली जो लाइन थी ना इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया। ओके, ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कर दिया। अब इसको टच करता हुआ कोई एक सर्कल बन रहा होगा, ऐसे कहीं पे बन रहा होगा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा I1। उसी तरीके से ये वाला ऐसे कहीं पे ये जा रहा होगा, ये लाइन कहीं पे जा रही होगी, ये वाला यहाँ पे भी एक सर्कल बना रहा होगा जिसको हम I2 बोल रहे हैं, जिसका सेंटर है I2। अब ये वाला भी बेसिकली ऐसे ही कहीं पे निकल रहा होगा, जा रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा मेरा I3। ओके, तो ये भी एक्स सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसके जो सेंटर्स हैं वो बाहर हैं, आउटसाइड द ट्रायंगल है। ओके, तो R1 मान लिया मैंने, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ऑब्वियसली रेडियस तो होगी ही। तो बेसिकली मेरा फॉर्मूला क्या होता है? R1 का होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए, R2 का होता है डेल्टा अपॉन S माइनस बी, R3 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। डेल्टा S ये सब क्या है आपको तो पता चली गया होगा, वही डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ए बी सी ये सब पॉइंट्स होंगे इस ट्रायंगल के। ठीक, अब I1 I2 I3 के कोऑर्डिनेट क्या हैं वो आपको एकदम याद ही रखना है। ठीक है, तो ये है मेरा I1 क्या है? माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C, कॉमा माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। ये मेरा I1 है। I2 की जगह पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे A माइनस यहाँ पे था, अब सेकेंड वाले में B पे माइनस होगा, तो AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, कॉमा AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन A माइनस B प्लस C, और I3 मेरा क्या हो जाएगा? AX1 प्लस BY1 माइनस C, सॉरी ये X1 X2 होगा, ये X3 होगा, और ये A प्लस B माइनस C, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 अपॉन A प्लस B माइनस C। तो ये मेरे एक सेंटर्स के कोऑर्डिनेट लिखने के फॉर्मूले हैं, आप इन सबको याद रखना। ओके, तो मेरा ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस पे क्वेश्चन क्या, सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे एकदम, सब कुछ हमें नोन होगा, सब कुछ नोन होगा, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ये कोई पॉइंट दे, ये कोई ट्रायंगल दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी देगा, इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पता होंगे, पूछ लेगा आपसे सेंट्रॉइड बताओ, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इस तरीके से हमारा सेंट्रॉइड भी निकल जाएगा। ऑर्थो सेंटर पूछेगा तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा ऑर्थो सेंटर भी निकल जाएगा। फिर सरकम सेंटर निकालना होगा, तो इसको मानकर मैं कोई एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, इसकी कोई एक पॉइंट O होगी जो कि मेरा सरकम सेंटर होगा। अब OA बराबर OB प्लस OC कर देंगे, इन सब के बराबर कर देंगे, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है, इन सब में सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। सवाल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।